हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th की मोस्ट अवेटेड सीरीज, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज। आज से इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ये एग्जाम में आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव जो है करेगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दें, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है ये सबसे ज्यादा होती है ना। आप भले ही कितने भी अच्छे चैप्टर को पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्टली सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछा था पिछले सालों में, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब तक आप अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर सकते, है ना। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज से पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। मेरे साथ हर एक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आप इसमें आलस कर जाओगे तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स कभी भी जो है पूरे नहीं आएंगे। कारण भाई पीवाईक्यूज आपको करने हैं, मैं करा रहा हूं, आप साथ में बैठ करके करो, बस सिंपल सी बात है ना। एक बच्चे को एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीवाईक्यू सीरीज ये चल रही है, इसको आप फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ आपको सॉल्व करने होंगे सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर आपको लेना है एडुकार्ट फिजिक्स सैंपल पेपर। ये मेरा सैंपल पेपर है। इसके अंदर हमने आपको 16 सैंपल पेपर का सेट दिया है, जो कि आपको पूरी मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, इस बुक के अंदर हमने इस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन करा है कि अगर आप इस बुक के सभी जो है सेट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 50 to 60% जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट यहीं से फंसेंगे। ठीक है। तो और इसके अंदर जो लेवल्स है क्वेश्चन का, वो ना तो बहुत ज्यादा हार्ड है कि भाई बोर्ड के परे चले जाए, और ना ही बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली जो सीबीएसई का जो क्वेश्चंस पूछने का लेवल है वही इसके अंदर रखा हुआ है। हाँ, तो आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी है वहां से इस बुक को ऑर्डर करना है, एडुकार्ट फिजिक्स सैंपल पेपर। और फिर आप पीवाईक्यू सीरीज तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, है ना। और आप इन सैंपल पेपर्स को लगाएं और आप पाएंगे कि आपके बोर्ड में अब अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि पहले क्या पूछा था, और सैंपल पेपर आपको अब क्या पूछा जाने वाला है उसके लिए तैयार करते हैं। इसलिए आप भी बढ़िया तैयार हो जाओ, लेट मत होना, अभी ऑर्डर करो, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपने सोचा जनवरी में करूंगा या फेब में करूंगा, तब तक तो आप बहुत लेट हो जाओगे। करने वाले बच्चे ही कर पाएंगे बस थोड़े से। ठीक है। तो आप अभी से इसको जो है ऑर्डर करें और प्रैक्टिस करो। ठीक, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला क्वेश्चन जो है उसको। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमने एडुकार्ट की जो बुक है ना, पीवाईक्यूज, वहां से जो है लिए हुए हैं सारे। इसी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है साथ में, अब यहां पर जो नियम है खेल के वो ये है कि आपको मुझसे पहले सॉल्व करना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करके देखो, नहीं आएगा तो आप जो है वीडियो जो है फिर से प्ले करेंगे, और फिर आपको लगेगा कि हाँ सर तो कर ही रहे हैं, अब हमें करने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज particle produces an electric field E at a point 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। लेट्स से ये चार्ज हम मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर E इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? द डिस्टेंस एट विच द फील्ड इज E/4। कह रहा है कि अगर 3 मीटर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E बन रही है, तो कितने मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब कितनी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पार्ट हो जाएगी। तो मैं कह देता हूं भाई ये चार्ज क्यों रखा है, अब मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, तो मैंने मान लिया कि भाई ये x मीटर हो गई। x मीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो गई? E/4। हाँ, तो अभी अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बस कुछ नहीं, देखो मेरे पास दो कंडीशन दी है ना, अब इन दोनों कंडीशन की मैं अलग अलग जो है दो इक्वेशन बना लूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? K,
क्यू बाय, देखो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हमने करा, ये आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर आप देखें E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 9, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली वाली कंडीशन बन गई। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, देखो जरा, दूसरे वाले केस की कंडीशन ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड x मीटर की डिस्टेंस पे कितनी बन रही है, E/4, कितनी डिस्टेंस पे, x मीटर की डिस्टेंस, कौन सा चार्ज है, सेम चार्ज है। ठीक, तो यहां पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, x मीटर की डिस्टेंस है। ठीक, या चलो मैं इसको सिंपल x ही लिख लेता हूं। नाउ अभी देखें, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, हम एक काम और कर सकते हैं, है ना, कि यहां से मैं ऐसा बोल दे रहा हूं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक, तो अब मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पे ना k और q है, तो इस k q को की वैल्यू में पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9e आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूं कि मैं वैल्यू पुट करूंगा, और ये लिखा है E/4 और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, के क्यू की जगह लिख दिया मैंने 9e अपॉन यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर। बस सॉल्व करेंगे, e से ये e कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ध्यान से देखो, और 9 का इंटू 4 से हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 मीटर, है ना, 6 मीटर, मतलब आप ये जो डिस्टेंस होगी ये बहुत ज़्यादा यहाँ तक, करीब यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, जगह की कमी के कारण हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। और आप इस चीज़ को इनवर्स स्क्वायर लॉ हमसे यही तो कहता है कि यदि डिस्टेंस को कर देंगे डबल, तो जो फोर्स है या फील्ड है वो 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है ये 9 टाइम्स कम हो जाएगा। यही तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है, डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 16 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो आप डायरेक्ट ही आंसर जो है यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताओ जरा, बोलो जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो ये 1 नंबर में पूछा गया होगा क्वेश्चन, और एकदम ही आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2023 में पूछा है, और ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखें, आपको ये पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए इस प्रकार से कि अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। ठीक है, अभी भी आप ही हो, इमेजिन करो कि अगर आप पेपर दे रहे होते और ये पेपर आपके सामने आता क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते। ठीक है, देखो अब फिर से आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, इसका आंसर भी पहले आपको देना है, उसके बाद आप जो है वीडियो को देखेंगे। ठीक, पहले आपको आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। देखो क्या कह रहा है, आप सोचो, पहले आंसर दो। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की बीम आगे बढ़ रही है, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ना ही अट्रैक्ट ना ही रिपेल करेंगे, है ना। और कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है ये डिपेंड कर रहा है स्पीड पर। बताइए जरा, ध्यान दें जरा, क्या आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोटॉन की बीम ऑपोजिट चार्ज हैं, या अट्रैक्ट कर बैठेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गलत। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझें कि क्या कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज की एक बीम ऐसे जा रही है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स की एक बीम जा रही है, प्रोटॉन्स की बीम जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है ना। क्या लिखा है, सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम जिस डायरेक्शन में जा रही है और प्रोटॉन्स की बीम भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों की बीम जा रही है तो ये करंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह एक्ट करेंगे। तो आप समझो कि इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर हम बात करें, इसे प्रोटॉन के कारण आपने मान लिया करंट यहां पर है, करंट कहां पे है, यहां पे है, ठीक, ये प्रोटॉन के कारण है। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट बनेगा, करंट की डायरेक्शन जो हम कंसीडर करते हैं वो कहां मानते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद रखो, जहां दोनों सेम डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें लगेगा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऑपोजिट है, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हमने माना डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम दोनों को करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी करंट की बीम, प्रोटॉन की करंट की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो आप हमेशा याद रखें कि, हमेशा याद रखो कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है, करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे एक में यहां पे गया, एक में यहां पे गया, तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो बीम्स हैं, ये बीम क्या बना रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बना रही हैं। क्लियर है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, प्रोटॉन की डायरेक्शन में अगर हम करंट को कंसीडर करें तो वो ऑपोजिट माना जाता है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बीम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आंसर करेक्ट नहीं देना है, लॉजिक भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉजिक आपको आता है तो दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज हमने ये मान लिया, एक चार्ज हमने ये मान लिया, ठीक है, ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक, और इनका जो ये जो मीडियम है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है k इज इक्वल टू 5। क्या कहा जा रहा है, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वैक्यूम एट सेम डिस्टेंस विल बी। देखो क्या कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था टर्म 1 के 2021 में। देखो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। ठीक, याद रखें कि जिस मीडियम में रखे होते हैं एयर या वैक्यूम के अलावा, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को 2 है तो उस मीडियम में जो फोर्स है वो 2 गुना कम हो जाता है। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो 5 गुना कम हो जाता है वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो कह रहा है कि अगर मीडियम में जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में वो F है, कितना है, F है, तो वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो याद रखिए वैक्यूम में जो फोर्स होता है ये मीडियम की कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, वैक्यूम में फोर्स 5 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, आप ऐसे मान लो कि अगर मीडियम में फोर्स लग रहा है F, तो हमेशा याद रखिए कि अब वैक्यूम में फोर्स ज्यादा ही होगा, तो आपको इन ऑप्शन में दिमाग ही नहीं लगाना, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं और ये हो जाएगा आपका 5F करेक्ट आंसर। हां, अगर ऐसा दिया होता कि वैक्यूम में अगर 5 है, वैक्यूम में मान के चलो अगर F है, तो फिर मीडियम में मान के चलो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो कितना हो जाएगा, F बाय के, कितना हो जाएगा, F बाय के। और यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है आपको, यहां पर दिया है कि मीडियम में फोर्स लग रहा है F। ठीक, तो यहां पर वैक्यूम में कितना हो जाएगा, जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप इंटू यहां पे कर देंगे। ठीक है, चलिए ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक, कंफ्यूज मत होना। नाउ आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, लॉजिकल क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बट सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो
ध्यान देंगे, ये सीबीएसई के टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है, टर्म 1 2021। नाउ अभी देखें क्या पूछा जा रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर, यानी कि रबर के 3 छोटे छोटे से स्फीयर जो है पर को स्प्रे करा गया एक चैम्बर में, जहां पर उनके पास कितना चार्ज आ गया, पहले स्फीयर पे +3 ई, दूसरे पे +5 ई और तीसरे पे -3 ई चार्ज आ गया। ठीक, ये तीनों स्फीयर को कांटेक्ट में लाया गया एक साथ साइमल्टेनियसली फॉर ए मोमेंट, एक छोटे से टाइम के लिए, और फिर इनको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर फाइनल चार्ज। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास 3 छोटे छोटे से लेटेक्स, लेटेक्स मतलब रबर है ना, लेटेक्स के स्फीयर, रबर मतलब इंसुलेटर। ठीक, तो अब इन तीनों पे चार्ज था पहले कितना, +3 ई, +5 ई और +3 ई, +5 ई और -3 ई। ठीक है, इन तीनों को कांटेक्ट में लाया गया, चिपका दिया गया और उसके बाद तीनों को अलग कर दिया गया। तो भाई फाइनल चार्ज इन तीनों पे क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या पॉसिबल केस हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, देखो जब मेटल होता है ना, आइडेंटिकल मेटल्स होते हैं, ठीक है, स्फीयर होते हैं, तो वहां पे तो जो तीनों पे चार्ज होगा वो सेम होगा। लेकिन लेटेक्स क्योंकि रबर है मतलब इंसुलेटर, तो तीनों पे सेम चार्ज नहीं पहुंचेगा। बस इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको पहले तो खुद से दिमाग लगाओ इसको, और उसके बाद जो है आप पहले खुद से जो है इसके ऑप्शंस ट्राई करें, उसके बाद जो है आगे देखें आप। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें देखो केस क्या बनेगा। अब क्योंकि ये रबर है, इन तीनों पे सेम चार्ज तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है वो चार्जेस में हमेशा होता जो है फॉलो होगा। ठीक, मतलब जितना चार्ज कांटेक्ट से पहले था उतना ही चार्ज कांटेक्ट के बाद भी होगा, क्योंकि चार्ज इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों में ही हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो देखो आप यहाँ पर पहले चार्ज कितना था, +3 ई, या ऐसे कहूँ कि +8 ई और ये -3, तो पहले चार्ज कितना था, +5 ई बिफोर टचिंग, बिफोर कॉन्टैक्ट। ठीक है, और कांटेक्ट के बाद क्या होगा, कांटेक्ट के बाद भी जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, कांटेक्ट के बाद भी जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर कांटेक्ट कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज सिस्टम पे +5 ई ही होना चाहिए। तो इन ऑप्शंस में आप देख लें कि नेट चार्ज जो है वो कितना होना चाहिए, 5 ई। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +9 ई, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +5 ई, 12 और माइनस के साथ, तो +5 ई हो गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना है, ये माइनस का, ये 3.5 ई तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसके अलावा 7 5 12 -8, हाँ जी ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या, ध्यान से देखें, देख लेते हैं एक बार। देखो लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे मान के चलो क्या दिया हुआ है, 7 और 5 12, 12 में से 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 ई, तो ये प्लस का 4 ई भी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है नाउ, अब आप यहाँ पर समझो कि बहुत बड़े क्वेश्चंस तो नहीं, क्वेश्चन छोटे ही हैं। क्लियर है, लेकिन अपन को जो है दिमाग लगाना है बस। देखो आगे आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, जिसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन अब मैंने कुछ अपने मन से नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, वही क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से आपके मन का एक डर भी खत्म होगा कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े धांसू धांसू क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, आपको पहले सिंपल क्वेश्चंस भी करने होते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज कितना है, 1 कूलाम। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज कितना है, 1 कूलाम चार्ज है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट के पास 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है नाउ, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि इसके बाद 1 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव ही दिया हुआ है क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो माइनस साइन लगाता। ठीक, तो इसके पास +1 कूलम चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि इसके पास नेट चार्ज कितना होगा। ठीक, तो यहाँ से एक ऑप्शन तो खत्म हो रहा है मेरे पास सी वाला, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली बात है चार्ज बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी 3 ऑप्शंस मेरे पास हैं। चलिए ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कितना चार्ज लेकर के आ रहे हैं। तो ये चार्ज कितना लेकर के आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इंटू 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻−19, और ये माइनस साइन आएगा क्योंकि, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं। 16 पंजे 80, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 8.0 इंटू 10⁻, कितना हो बचेगा? -1। सॉल्व करूंगा इसको तो ये बचेगा -0.8, है ना। 10⁻−1 का मतलब क्या होता है? 10 का डिवाइड, और माइनस का 0.8 कूलम ये आ जाएगा। ठीक नाउ, तो अभी नेट चार्ज कितना बचेगा? इसके पास ऑलरेडी कितना था नेट चार्ज? नेट चार्ज कितना बचेगा? प्लस का 1 कूलम इसके पास ऑलरेडी था, माइनस का 0.8 कूलम इसके पास आ गया है। तो यहां पर जो नेट चार्ज बचा वो कितना बचेगा? ये प्लस का 0.2 कूलम। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ये इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी आपकी बस यही कहेगी कि आपको खुद से जो है इसको पहले सॉल्व करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको जो सॉल्व्ड है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है आप मिल जाएगी। ठीक, अभिषेक साहू सर फिजिक्स टेलीग्राम का नाम है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अब देखो, ये सीबीएसई के टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? देखो, अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि ये डायग्राम को देख लो ध्यान से, ये डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है आपको? दिखाई पड़ रहा है? ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज है Q0, और यहाँ पर इसको एक चार्ज Q है। ठीक, कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? Q रखा गया है x डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे। Q रखा गया है a डिस्टेंस पे। ठीक, ये रिपेल कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्ज है -Q। देखो, ये चार्ज Q रखा है, ये चार्ज -Q रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इस चार्ज Q0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाले Q0 को ये वाला Q रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो यहाँ पर एक फोर्स बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक, और ये वाला जो -Q है ये +Q0 को ये इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिस्टम में जो नेट फोर्स लगेगा इस Q0 पे वो कुछ इस तरीके से लगेगा। एक फोर्स ये F लगेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी फोर्स F लगेगा। अभी देखो एक्चुअल में क्या है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये सेम है, मतलब वैल्यू सेम है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये A और A ये दोनों सेम है ना। तो जो फोर्स होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। कितना फोर्स आएगा? तो ये फोर्स जो निकल के आएगा वो आएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। कूलाम लॉ में साइन नहीं कंसीडर करते हैं। कितना आएगा? K Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वाला फोर्स भी कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखो, हमेशा ये तो हो गया, जैसे मान के चलो इसको बोल देता हूँ F1, इसको बोल देता हूँ F2। ठीक, तो नेट फोर्स जो आपको निकालना है, नेट फोर्स तो कैसे निकालेंगे? जैसे रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस क्या बनेगा? 2AB cos थीटा। तो अभी दोनों के बीच में कितना एंगल है?
हाँ बोला सर अभी तो यहाँ पे ठीक है, आप डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, रूट के अंदर आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो तो तब क्या करते, तो तब आपको जो है इसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2ab कॉस, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, देखो जरा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल। देखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू वैल्यूज की अगर हम बात करें तो k q इंटू क्यू नॉट और ये a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये सेम वैल्यू यहां पर जो है ये देखो, ठीक। अभी आप सभी बच्चे समझते हैं कि भाई स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 1, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, नेट फोर्स, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि भाई यहां पर इसने इसको क्या करा, इसने इसको अलग अलग तरीके से फोर्स लगाया, जैसे कि इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जाएगा वो करीब यहाँ पर जाएगा, एफ नेट यहाँ लगेगा, ठीक। लेकिन ये एफ नेट कितना होगा, इन F1 और F2 के बीच में जो एंगल है उससे हम ये इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फिर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें सी वाला, ठीक है। ये देखिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अभी इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं जो कि काफी सिंपल हैं, तो परेशान नहीं होना है आपको, ठीक। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है ये हम समझते हैं, ठीक। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि आपको देखने में है ना कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, 4 ऑब्जेक्ट W X Y एंड Z, खुद से करना है पहले, कसम है आपको, आप मुझे पता है कि मैं इतने देर से कह रहा हूँ खुद से करना है, बहुत सारे बच्चे जो है लगे होंगे बोला सर करा रहे हैं, वीडियो को कौन पॉज करेगा, तो आपको एक बार खुद से जरूर से ट्राई करना है तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर है सभी बच्चे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज चलाई जा रही है इसको बढ़िया से करें, रिवीजन सीरीज भी लेकर के आ रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करें, बस फिर आप टेंशन मत नहीं लेंगे, है ना, सारी चीजें आपकी बढ़िया से हो जाएंगी। W X Y एंड Z, ये आपके पास जो है 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। इन सबके पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू, सबके पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो W है, यहाँ रखा है X, यहाँ रखा है Y और यहाँ पे रखा है Z। ये भी देखो सीबीएसई के 2021 टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, स्क्वायर के अलग अलग जो है पॉइंट पे, स्क्वायर की जो साइड है वो D है, क्लियर। नाउ ऑब्जेक्ट X और Z एक दूसरे के जो है मिड पॉइंट पे हैं और सामने हैं, ठीक, आमने सामने। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X इज F, मतलब W जो है ये X पे जो फोर्स लगाता है ये कितना होता है, ये कितना फोर्स लगाता है, अब देखो क्योंकि सिंपल सी बात है सब पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, तो W ने X पे कितना फोर्स लगाया उसने बताया F, तो आपको ये बताना है कि W Z पे कितना फोर्स लगाएगा और इसको F के टर्म्स में पूछा गया है, ठीक। आपको क्या बताया गया एक बार फिर सुनेंगे, W ने अगर X पे जो फोर्स लगाया वो F है, तो W के द्वारा Z पे लगाया गया फोर्स कितना होगा, और ऑप्शंस दिए आपको इन टर्म्स ऑफ F। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर मैं इस F की बात करूं तो ये F कितना है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस तो D है ना, टोटल डिस्टेंस क्या है D, हाँ, तो ये जो स्क्वायर है भाई क्या है, ये स्क्वायर है, ये मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच कर लिया ना इसलिए इसे बड़ा लग रहा होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी D/2, तो जो फोर्स होगा दोनों के बीच में कितना होगा, K, सभी पे चार्ज प्लस क्यू है, देखो ये लिखा है सभी चार्ज सभी बॉडीज पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यही बनेगा,
यही बनेगा, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात करूं इसकी, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो पहली चीज मुझे ये पता करना है, जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, कितनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस d, तो ये भी d, ये भी d, टेक नाउ। और ये डिस्टेंस कितनी है, d/2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास पीजीटी थ्योरम में अप्लाई करूंगा, और तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, है ना, तो पीजीटी लगाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, तो बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा ना, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5d स्क्वायर बाय 4। हाइपोटेन्यूज ओनली निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √5, और यहाँ आ जाएगा d, और यहाँ आ जाएगा बाय 2। तो जो डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की, यानी कि ये डिस्टेंस जो आ गई, ये आ गई √5d/2। बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बस को सॉल्व कर लेना है। तो देखो F फोर्स कितना निकल के आ रहा है, अब नया फोर्स, चलो मैं इसको नाम देता हूं F', ठीक है, या फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में, W एंड Z। देखेंगे W और Z के बीच में कितना फोर्स, तो देखो सब पे चार्ज कितना है, सेम चार्ज है, तो K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √5d/2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, KQQ अपॉन √5 का स्क्वायर 5 होता है, ठीक है, और d/2 की जगह मैंने सॉल्व ना करते हुए क्या लिख दिया, बस d/2 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा कि भाई ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है F की, ठीक, तो बस मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे F, और अपॉन में क्या दिया हुआ है 5। तो जो नया फोर्स होगा इन दोनों बीच में कितना हो जाएगा, अब आप खुद से इसका आंसर बताएंगे, कितना हो जाएगा F/5, कितना हो जाएगा F/5। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह क्वेश्चन में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, बस आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये भी आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, देखिए ध्यान से देखेंगे, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा क्वेश्चंस को, अगर आपको आता है तो टिक करो और आगे बढ़ो। क्लियर, नाउ ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है इसमें, ए नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट X इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट Y। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल। जिन बच्चों ने जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा चुका हूं, ठीक है, और उसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ था आपको। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये हमारे दिमाग में बढ़िया से होना चाहिए। ठीक, नाउ देखो क्या दिया हुआ है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है X, जिसको एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो Y है ये रिपेल कर रहा है। X के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, Y रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब है दोनों के बीच में रिपल्सन है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, 100% नेगेटिव होगा, है ना। हमेशा याद रखिए कि रिपल्सन, ये हमने जब, जैसे जिन बच्चों ने मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर देखा होगा ना, तो मैंने ये हर बार ये पॉइंट बिल्कुल पढ़ाता हूं कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो बॉडीज, या मैं ऐसा बोलूं कि भाई अगर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है ना, तो 100% वो सिमिलर चार्ज है, 100% सिमिलर चार्ज है। क्लियर है, नाउ एक जरूरी पॉइंट आगे आपको देखने को मिलेगा। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू Y, क्या कर रहा है, X नेगेटिव चार्ज है जैसा कि इन्होंने कहा, Y इसको रिपेल कर रहा है X को, इसका मतलब है रिपल्सन हमेशा सेम चार्ज के बीच में होती है, तो Y भी नेगेटिव होगा। इसके बाद कह रहा है कि हाउएवर Z इज अट्रैक्टेड टू Y, मतलब Z जो है ये Y से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो
बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर है वो क्या कर देंगे, अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, और वहीं पे आपका एक नंबर कट गया भाई साहब, वहीं पे कट गया नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि अट्रैक्शन के लिए, रिपल्जन के लिए तो जो है जरूरी है कि सिमिलर चार्ज होने चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमिलर चार्ज ही होना चाहिए। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो है एक चार्ज्ड और एक न्यूट्रल बॉडी से भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या मैं ऐसे बोलूं ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, ठीक, और यहां पर मेरे पास एक सिंपल न्यूट्रल बॉडी है। कैसी? न्यूट्रल बॉडी। ठीक, तो अभी आप क्या देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर इसके ये वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेगा और यहां पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कैसी है? ये डिस्टेंस कम है ना? तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे डोमिनेंट ज्यादा ताकतवर होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर सकते हैं, लेकिन ये इनका जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, रिपल्जन कम होगा, है ना? तो जो डोमिनेंट होगा या जो एग्जिस्टिंग फोर्स होगा यहाँ पे वो अट्रैक्टिव होगा। तो याद रखेंगे कि जो न्यूट्रल है ये क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी वो भी चार्ज्ड बॉडी से अट्रैक्ट होती है और अपोजिट चार्ज तो होते ही हैं। तो इसके पॉसिबल केस क्या है? इसके दो पॉसिबल केस है। इट कैन बी आइदर न्यूट्रल और अपोजिटली चार्ज, जो कि नेगेटिव का अपोजिट कैसा हो सकता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या है? ठीक, न्यूट्रल और पॉजिटिव। अब ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मैंने भी यही सोचा था जो आपने आंसर करा है, या फिर ईमानदारी से आप ये बताएंगे कि सर मेरा आंसर इनमें से ये था। ठीक, मतलब मेरा एक नंबर यहां कट रहा था। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे, और टेलीग्राम पे मैं आपसे फिर से कहूंगा, टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम पे ये जो सॉल्व पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें और सारे। देखो, असर्शन रीजन में जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें क्या है कि अगर एक असर्शन वाला स्टेटमेंट होगा, एक रीजन वाला स्टेटमेंट होगा। अगर असर्शन सही है, अगर दोनों सही हैं, बोथ असर्शन रीजन सही है और रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप ऑप्शन ए देंगे। अगर असर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हम ऑप्शन बी देते हैं। अगर असर्शन वाला स्टेटमेंट बस ट्रू है, रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम सी ऑप्शन देते हैं। अगर दोनों ही गलत हैं तो हम डी ऑप्शन देते हैं। क्लियर है? तो आप यहां पर देखेंगे क्या क्वेश्चन आपको मिल रहा है। असर्शन वाला स्टेटमेंट, मतलब पहला स्टेटमेंट जो आपको मिल रहा है वो ये है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्या ये बात सही है? क्या आप खुद से आंसर बताओ। मान के चलो कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ दिया गया है। ठीक है, यहां पर हम एक चार्ज को मूव कराते हैं, यहां से ये इस ए पॉइंट से मूव कराते हैं और वापस घुमा के इस ए पॉइंट पर ले जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने कुछ वर्क करा या नहीं किया। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो करा है, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से ले जा करके वापस यहीं पे रख देंगे तो जो वर्क डन होगा ये जीरो ही होगा। असर्शन वाला स्टेटमेंट यहां पर सही है। और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो रीजन मैंने इसका आपको दिया था, मतलब इसका कारण क्या है, इसका कारण यही तो बताया था, है ना? तो इसका मतलब है असर्शन, देखो रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, ये एक अलग बात। जैसे मान के चलो यहाँ पे दे देता कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो रीजन वाला स्टेटमेंट सही तो होता, लेकिन फिर क्या उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, क्या उस केस में ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता? नहीं होता।
तो तब हम लगाते बी ऑप्शन। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन जाएगा, है ना। असर्शन रीजन दोनों के स्टेटमेंट सही भी हैं और रीजन जो है असर्शन वाले स्टेटमेंट का सही से एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। क्लियर है। तो यहां पर जो वर्क 0 हो गया, और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। नाउ आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आप ये ना सोचें कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मैं बुक के सभी लाइन से क्वेश्चन करा रहा हूं, बीच बीच में से नहीं करा रहा हूं। क्लियर है। नाउ ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 1 से 3 नंबर में ये पूछा गया था। अब आपको ये सॉल्व कर लेना है। अब सीबीएसई के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ईमानदारी से अपनी ईमानदारी से आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से इसका आंसर जो है निकालना है और फिर मिला लेना है। अगर आपका आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाए तो अगली बार के लिए ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने PYQs लगाए तो क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन ना ले आप। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा जा रहा है। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग and leaving a closed surface in air is phi1 and phi2 respectively, the net electric charge enclosed within surface is, देखो क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि आपके पास ये एक क्लोज सरफेस है। ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होंगी। ठीक, तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो कितना है, phi1 है। कितना है, phi1। हाँ, मतलब ये फ्लक्स कैसा है, ये इनवार्ड फ्लक्स है। कैसा है, इनवार्ड फ्लक्स है। ठीक, और जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है ये कितना है, ये आउटवर्ड फ्लक्स जो है ये phi2 है। देखो अगर इसके अंदर, मतलब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी और बदले में कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो देखो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना है। तो पहली चीज आप ये समझ लो कि इसके अंदर नेट चार्ज है भी या नहीं है। इसके क्या पॉसिबल केस हैं। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, अगर इसके अंदर 0 चार्ज होता, Q इज इक्वल टू 0 होता, तो अगर इसके अंदर phi1 फ्लक्स आया है तो phi1 फ्लक्स ही इसके अंदर से जाता। लेकिन इसका मतलब यहां पे क्या है कि यहां पर फ्लक्स कुछ और जा रहा है, phi2 जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये ज्यादा है कम है, मतलब phi1 की वैल्यू, जैसे मान के चलो अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता, क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो यहां पर ना हर साइड से चार्ज जो है फ्लक्स इनवर्ट अंदर की ओर आ ही रहा होता, बाहर की ओर ना जा रहा होता। ठीक, तो यहां पर क्या है कि आपको समझना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो देखो सिंपल सी बात है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स linked to a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed inside the surface। तो बस देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि नेट फ्लक्स आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे phi2 माइनस phi1, नेट फ्लक्स आपको निकालना है ना। ठीक है, तो मान के चलो मुझे नहीं पता कि कितना फ्लक्स के अंदर था या नहीं था, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर बस इतना लिखूंगा, जैसे मान के चलो फ्लक्स कुछ phi1 आया, मुझे नहीं पता कितना आया, तो लेट्स से phi1 माइनस phi2 इसमें चला गया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस और प्लस किसको लेना है, तो हमें शायद रखिए जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड बाहर जाने वाले फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और अंदर आने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो phi1 को नेगेटिव लेंगे, phi2 को पॉजिटिव लेंगे, तो ये phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉल्व करने से क्या होता है, ये चीज पता पड़ती है ना, कि आउटवर्ड फ्लक्स है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, नहीं तो अपन को phi1 माइनस phi2 करना है या phi2 माइनस phi1 करना है, कैसे पता पड़ेगा, नहीं पता पड़ पाएगा ना। तो नेट चार्ज जो एनक्लोज्ड है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या फिर टेलीग्राम से डायरेक्ट PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11।
अभी इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं ढंग से। ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2019 में। सोचो कि आप अगर स्वयं ये पेपर दे रहे होते खुद, तो फिर आप ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखते हैं। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, एक जैसे पॉइंट चार्जेस, क्यू चार्ज है दोनों पे, ठीक है, और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एयर में। मतलब आप ऐसा मान लें कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पे कितना चार्ज है क्यू, ठीक, और ये एयर में कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। ए थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस such that system remains in equilibrium, ध्यान से देखेंगे क्या दिया जा रहा है। यहां पर यह बात कही जा रही है कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, दोनों पे चार्ज कितना है Q। अब क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, तो उस क्यू को हम कहां रखें और इस क्यू का नेचर यानी कि साइन कैसा होना चाहिए, इस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक, कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम देखो मैं आपको बता दूं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि भाई हम चार्ज को कहीं भी रखें, वो चार्ज वापस से अपनी जगह पे लौट के आ जाए, है ना। जैसे मान के चलो ये Q है, अब ये Q मान के चलो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मिल गई। अब उसके बाद में इस Q को इस साइड डिस्प्लेस करूं या इस साइड डिस्प्लेस करूं, तो रिपेल होकर के अगर ये अपनी ही जगह पे आ जाता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर ये हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद कभी अपनी जगह पे लौट के नहीं आता, तो हम इसको अनइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कहते हैं, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये दोनों चार्जेस भी फिक्स नहीं है। कैसे नहीं है, आर कैप्ट 2 मीटर अपार्ट। नाउ अब ये दोनों चार्जेस फिक्स नहीं है, ये दोनों चार्जेस फ्री हैं, है ना। तो अब एक्चुअल में ये दोनों चार्ज फ्री हैं। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लाके रख दूंगा, तो इनके बीच में भी रिपल्जन होगा ना, तो रिपल्जन के कारण ये दोनों चार्जेस भाग जाएंगे, है ना, और वो चीज हम नहीं चाहते। तो हम यहां पर क्या लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस क्यू को भी अट्रैक्ट करेगा और इस क्यू को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहेगी, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्लियर है। अब ये चार्ज कहां पर रखा होना चाहिए, तो ये चार्ज ऐसी जगह पे रखा होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर हो इसकी और इसके बीच के फोर्स के, है ना। क्योंकि जब सेम फोर्स होगा तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां पर क्या है, लेट्स से मैंने ये मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये हम कितनी मान लें, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं, लेट्स से अगर ये डिस्टेंस हो गई x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल में से x घटा दो। तो बस अब आपको क्या करना है, दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो फोर्स बिटवीन इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, फोर्स बिटवीन, जैसे ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। तो जब अपन सॉल्व करते हैं ना उसको प्रॉपर तरीके से, तो हम ऐसे करते हैं कि फोर्स बिटवीन A एंड C शुड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन B एंड C, ठीक। तो फोर्स बिटवीन A एंड C, तो कितना फोर्स लगेगा दोनों बीच में, K Q इंटू कैपिटल Q, है ना। चाहे नेगेटिव साइन हो, कूलाम लॉ में साइन नहीं लेते, तो K Q इंटू Q अपन दोनों बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फोर्स दोनों का जो Q इंटू Q अपन दोनों बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। नाउ ध्यान से देखेंगे, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अब देखो सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब आप यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स, यहाँ पर x और ये आ जाएगा प्लस का x और ये बचा है 2, तो ये 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 1 और ये जो यूनिट होगी ये होगी 1 मीटर। क्या पूछ रहा था, आपसे पूछा गया था कि फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालनी है और चार्ज का नेचर निकालना है। तो नेचर कैसा है, तो पोजीशन है x मीटर और नेचर कितना हो जाएगा, नेचर हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, देखो मैं आपको बता दूं, अगर ये चार्ज जो है पॉजिटिव होता, मतलब अगर ये दोनों चार्ज फिक्स्ड होते, अपने अपनी जगह फिक्स होते, तो आप चार्ज कोई सा भी ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों चार्जेस फ्री हैं, मतलब ये भी रिपेल करके भाग सकते हैं, तो पकड़ने के लिए दोनों को हमने नेगेटिव चार्ज लेके रखा है। ठीक है, और बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ये 2019 सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। तो जो बच्चे, मैं आपसे बार बार कहूँगा, यही बात कहूँगा, देखो अपन फालतू बात नहीं करते हैं, सिर्फ काम की बात है। क्या है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, भाई पहले आप छोटे क्वेश्चंस भी लगाएंगे ना, तब भी आप देखेंगे एकदम ये कैसे क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, तब भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो इसीलिए जितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं उनको ज़रूर लगाओ, ये मत सोचो कि क्वेश्चन छोटे हैं बड़े हैं, छोटे क्वेश्चन भी तो आते हैं पेपर में और आप देख रहे हैं ये, है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन तो सर आपने ऐसे ऐसे लिए हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे ही आए हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, देखो क्या दिया गया क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, दो कंडक्टिंग बॉल हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें जरा इसको। दो कंडक्टिंग बॉल हैं ए एंड बी, जिन पे चार्ज कितना है -q एंड +3q, -q और +3q, दो कंडक्टिंग बॉल हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, मतलब एक ये बॉल है और ये -q और ये +3q, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया गया। देखो आइडेंटिकल मतलब है सेम। ठीक है, सेम साइज की, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज, मतलब सेम साइज का मतलब समझते हो, सेम साइज की ये जो है रेडियस है इसकी। नाउ अभी देखें आगे क्या दिया है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स, बिटवीन देम, दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स का नेचर बताना है, बस आपको कितना है। तो देखो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसे है, कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है ये आधा आधा बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। तो देखो जब आपने इसको कांटेक्ट में लेकर के आए, है ना, ये -3q, ये -q और ये +3q, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी चार्ज होता है ना उसका आधा हो जाता है। बस देखो दोनों के पास इक्वल चार्ज आएगा, तो -q +3q, ये दोनों का ये मिल बांट के बोला, हम दोनों के पास इकट्ठा इतना चार्ज है, डिवाइड कर दो 2 का, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2q अपॉन में 2, तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, आफ्टर सेपरेशन दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो उसके बाद कितना चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा ये q और ये भी आ जाएगा q, ये दोनों एक दूसरे को अभी क्या करेंगे, पहले कर रहे थे अट्रैक्ट और अभी करेंगे रिपेल। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कितना रिपेल करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन दोनों बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ये डिस्टेंस बोलिए। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दोनों पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज इकट्ठा रखो, मतलब ऐड करो, और दो बॉडीज हैं तो 2 का डिवाइड कर दो, 3 बॉडीज होंगी तो 3 का डिवाइड कर देना, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। अब स्फीयर के अंदर क्या है, एक डायपोल बैठा हुआ है। तो क्या दिया है कि स्फीयर के अंदर क्या रखा है, डायपोल रखा है। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब। देखो मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं, चाहे क्यूब हो चाहे कोई भी चीज हो, है ना। देखो क्यूब दिया है तो डरते नहीं है अपन क्यूब से, ये क्यूब लगा बना दिया हमने। क्यूब की साइड कितनी है, क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। अब इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, डायपोल। तो डायपोल में माइनस क्यू चार्ज होता है, डायपोल का है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। डायपोल पे नेट चार्ज होता है 0। हाँ याद रखें, नेट चार्ज ऑन डायपोल इज, डायपोल पे नेट चार्ज 0 होता है। आपसे कह दें कि नेम अ सिस्टम दैट हैज नेट चार्ज 0 बट इट फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल पे नेट चार्ज 0 होता है लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। तो नेट चार्ज ऑन डायपोल इज 0, 10 फ्लक्स, सॉरी 10 नेट चार्ज इनसाइड। तो अगर डायपोल पे नेट चार्ज 0 है तो क्यूब के अंदर भी नेट चार्ज कितना माना जाएगा, 0 ही माना जाएगा। नेट चार्ज इनसाइड क्यूब इज 0। तो फ्लक्स जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना माना जाएगा, 0, क्योंकि जितना चार्ज जितना फ्लक्स इसके अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स इसमें से बाहर चला जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। तो नेट फ्लक्स कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मुझे, हाँ सर मुझे क्लियर हो रहा है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज वाली बॉल्स हैं, इन दोनों के बीच में ये देखो एक इंसुलेटिंग थ्रेड से ये दोनों बॉल्स जो है, जिन दोनों पे कैसा चार्ज है, सेम चार्ज क्यू है, ये दोनों जो है थ्रेड से लटकी हुई हैं। अब सेम चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा अगर एक प्लास्टिक की शीट को दोनों के बीच में ऐसे इंसर्ट कर दें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों के बीच में प्लास्टिक की शीट को इंसर्ट कर देंगे तो हमने इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लिया, लिखा लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लास्टिक इज के, ठीक। तो एयर या वैक्यूम में जितना फोर्स लगता है मीडियम के आ जाने से उतना ही फोर्स कम हो जाता है, जितना उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसका जो आंसर है एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के, जो भी फोर्स लग रहा था उसका के टाइम्स कम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है 30 डिग्री एंगल पे, जिसपे इतना टॉर्क लग रहा है 4 न्यूटन मीटर का, ये बताया गया है। डायपोल जो है उसकी डायपोल एक्सिस की जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है, द चार्ज ऑन द डायपोल, आपको डायपोल पे चार्ज बताना है। देखो वैसे तो डायपोल पे जो चार्ज होता है नेट चार्ज वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इसे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से एक डायपोल बनता है ना, तो ये क्यू की वैल्यू क्या है ना। देखो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है 30 डिग्री पे, तो ये माइनस क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू ये हमें निकालनी है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री विद डायपोल जस्ट विद डायपोल एक्सिस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ पे ये दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद क्या है, जो उस पर टॉर्क जो उस पर लग रहा है ये लग रहा है टाउ इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद जो डायपोल एक्सिस की लेंथ है, याद रखो ये यहां से लेकर के यहां तक होती है डायपोल एक्सिस की लेंथ, जो कि आपको L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर नहीं लेना। हम डायपोल एक्सिस की लेंथ को 2L कंसीडर करते हैं, तो 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे,
क्लियर है नाउ। तो आपको चार्ज बताना है, तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो टाउ इज इक्वल टू, अभी अगर हम P को लिखेंगे तो हम P को लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और E को हमने लिखा E, और ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री यहाँ पर आपको लेना है ना। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर आ गया। और उसके बाद E की वैल्यू जो है ये है मेरे पास 2 इंटू 10⁵, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/2। जो टॉर्क की वैल्यू है मेरे पास ये है 4 न्यूटन मीटर। अगर मैं यहाँ पर कैंसिलेशन करूँगा चीज़ों का तो देखो कितना हो जाएगा, 2 2 जा, ये मतलब ये बचा 1, 2 2 जा 4, 4 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमने 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पर जो कितना बचा, यहाँ पर बच रहा है Q इंटू ये 10⁻² और 10⁻+5, तो कितना हो जाएगा 10⁻+3, मतलब 1000। क्लियर है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, जैसे 1/1000 ये आ गया, Q कुछ और तो मिस नहीं हो रहा, 10⁻², और ये E की वैल्यू 3 है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये 2 मिली कूलाम हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक, ऐसे ही लिख देता हूँ उसको, 10⁻, ये 3 है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लो एक बार, तो 2 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये कूलाम में इसकी वैल्यू होगी, तो 2 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली, तो ये हो जाएगा मिली कूलाम, ठीक है। तो 2 मिली कूलाम, तो जो डायपोल जो है यहाँ पर जो माइनस ये जो वैल्यू है 2 मिली कूलाम, और ये प्लस का 2 मिली कूलाम, इस तरह का डायपोल यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है नाउ, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सीबीएसई के टर्म 1 में का इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है +8Q चार्ज और एक है -2Q चार्ज। ये रखे हुए हैं 0, L पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L पर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो 8Q जो चार्ज है, 8Q ये कहाँ रखा हुआ है, 8Q चार्ज रखा है x इज इक्वल टू 0 पे, और -2Q चार्ज रखा हुआ है x इज इक्वल टू L पर। क्लियर नाउ, तो ये 0 से L तक ये बात जो है चल रही है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लूँ, L मान लेता हूँ। क्लियर है नाउ, क्योंकि ये 0 से लेट्स से 10 सेंटीमीटर तक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी। नाउ आगे क्या दिया हुआ, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। बोला x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट कहाँ होगा जहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो यहां पर सबसे पहली चीज, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में होगे ना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों बीच में होगी या साइड में होगी, लेकिन फिर भी चलो अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण कहीं पर 0 है, तो मैंने मान लिया कि भाई x एक्सिस यही होगी, है ना। तो मैंने मान लिया कि लेट से ये पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे लेट से दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये थी ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इस पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए कि 8Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा सॉरी यहां पर ऐसा होगा। देखो अगर मैं बीच की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर देखता हूं तो आप समझिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कहीं 0 हो सकती है। तो देख लेते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं लेट से ये पॉइंट हो गया मेरे पास, समझना ये पॉइंट हो गया। क्लियर, ये पॉइंट है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा 8Q के कारण, तो वो इस डायरेक्शन में होगी E1 वेक्टर,
और अगर मैं -2q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद की ही डायरेक्शन में आती है, तो -2q के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो भाई यहां तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस के मिड में कहीं पर देखता हूं तो यहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, और ऐड होने से क्या होगा, आंसर 0 नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको यहां पर यह समझना है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम 0 मान सकते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने माना कि भाई इस एक्स एक्सिस पे यहां पर इस जगह पर इन दोनों चार्जेस के बियॉन्ड या साइड में कोई पॉइंट होगा जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मान सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो ये 8q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, और ये नेगेटिव चार्ज के पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है। तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, इस पॉइंट पे 8q की इलेक्ट्रिक फील्ड और 2q की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई तो फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिल सकती है। अच्छा सर आप इस साइड ही क्यों मान रहे हैं, इस साइड क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तो उसका कारण यह है कि यहां पर एक्चुअल में क्या है ना कि 8q ज्यादा बड़ा चार्ज है और 2q छोटा चार्ज है, तो 8q का जो डिस्टेंस मतलब 8q का जो इम्पैक्ट होगा ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, और 2q का इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने में इसको बहुत कष्ट लग जाएंगे। क्लियर है? इसलिए हमने माना कि 2q के पास में हमने वैल्यू ले ली ताकि आपको पास में डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, लेट्स से दिस पॉइंट इज p, तो इस पॉइंट p की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये L है, तो इस डिस्टेंस को मैं कितनी मान लेता हूँ, लेट्स से ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास x डिस्टेंस पे ये मुझे पॉइंट मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये डिस्टेंस x है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L प्लस x। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये दोनों जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी तो काम हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू E2 करना है मुझे, तो E1 क्या है, Q मतलब ये वाला चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाले चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू देखो, K मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है ना, तो यहां पर देखेंगे K इंटू 2Q चार्ज अपन दोनों बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, x। तो ये देखेंगे अभी इसके बाद क्या होगा, ये 2q से ये कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 4, क्या बचेगा 4। अब मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर लगा दूंगा तो ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा l प्लस एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट लगा दिया मैं दोनों साइड तो बचेगा x। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा l प्लस एक्स। इसके बाद यहाँ पर 2x में से x घट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास l बचेगा। तो अच्छा x की ही तो वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है, तो x इज इक्वल टू l। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू l। मतलब अगर इस l जो भी दूरी ये है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही आपको यहां से आपको मिलेगा एक 0 पॉइंट। ठीक है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो आंसर आ गया कितना आ गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि होगा L। क्लियर है? नाउ मतलब आप ये मान के चलो इस चैप्टर में अभी तक जोड़ घटाव यानी प्लस माइनस जैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ये सीबीएसई के टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इसलिए इसको फर्स्ट चैप्टर में ही रख दिया। ठीक, चलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V
at any point x, y, z is given by v is equal to 3x square, where x is in meter and v is in volt. The electric field at 1 मीटर, 0.2 मीटर इज, देखो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। नाउ देखो सिंपल सी बात है, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया है यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है v और निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, बस ये बात आपको याद रखनी है। अभी क्या है, ये x डिफरेंशियल बता रहा है, क्या बता रहा है, डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू अब देखो एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस x के टर्म में दिया है ना, देखो E इज इक्वल टू माइनस डी, v की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हमने पुट कर दिया, अपॉन में क्या है dx, तो ये dx हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, ये 6x आएगा। अच्छा, E इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 मीटर। क्लियर है, तो -6 और ये x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो E इज इक्वल टू जो इसकी यूनिट आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 वोल्ट पर मीटर। क्या आ जाएगी, 6 वोल्ट पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, बस वो आपको यहाँ पे पुट करनी है और वो किस में है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ऑप्शन क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन होने वाला है 6 वोल्ट पर मीटर, 6 वोल्ट पर मीटर। अभी जैसे मान के चलो जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे और वो सीधा ये लेंगे E इज इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स या डी वी अपॉन डी आर होता है, तो बस वहीं पे गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिक क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 18, इसको देख लेते हैं। सीबीएसई के टर्म 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट। देखो क्या कह रहा है कि एक ये मेरे पास प्लेट है, ठीक है, एक ये मेरे पास प्लेट है, इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब देखो हम सभी समझते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है कि अगर मैं इन दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टर रख दूंगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि इन सभी जो है डायग्राम्स में बताया हुआ है, तो करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो देखो कंडक्टर के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं ना, तो देखो ये कंडक्टर है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ठीक है ना। अभी क्या होता है, ये कंडक्टर है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, वो लाइंस आएंगी, वो इसकी सरफेस से कैसी होंगी, परपेंडिकुलरली निकलेंगी। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से आ रही हैं तो आपको ऐसे 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 दिख जाए, ठीक है, और फिर ऐसे 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 दिख जाए, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे एक दूसरे पर मतलब किसी भी मेटल सरफेस पे हमेशा कैसे परपेंडिकुलरली ही जाकर के हिट करती है, ठीक है। तो बस इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए जरा, ये जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं डायग्राम जो है ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, हाँ, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गलत पैटर्न बताया है, इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई ही नहीं है, इसमें पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे स्ट्राइक ही नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन इसमें सही पैटर्न को दिखाया गया है। क्लियर है, चलिए, तो ये हमारा 18 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया हुआ है, इसको एक बार देखते हैं। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 दिखाई पड़ रहा है या और बड़ा करना चाहिए, नहीं, ठीक है, काफ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पे ये ई है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर विद टोटल चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ आर बाय 2 विल भी। देखो क्या दिया हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। इसको खुद से एक बार सॉल्व करें, आप किस तरीके से करते हैं इसको, ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर से कम में ये नहीं आया होगा। क्लियर है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है। देखो
क्या दिया गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q। ये मेरे पास एक 2q चार्ज है, इसके कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, लेट्स से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r/2 डिस्टेंस पे कितनी होगी, r/2 डिस्टेंस पे कितनी होगी। अगर इसके पास टोटल चार्ज है, इसके पास ये q है, तो मतलब स्फीयर को जो भी चार्ज देते हैं वो ऐसे एक्ट करता है जैसे मानो कि इसके सेंटर पे रखा हो। क्लियर है? तो स्फीयर को मैंने चार्ज कितना दिया, q, स्मॉल q, ये कितना था 2q। तो आपको इस पॉइंट पे r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ने कितना क्या कह के कंफ्यूज कर दिया कि चार्ज उसने स्फीयर को दिया है बस। तो दोनों केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनाएंगे और यहां पर जो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो भाई E इज इक्वल टू के, कौन बना रहा है 2q, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन बना रहा है, ध्यान से देखिए जरा, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी देख लेते हैं एक बार। इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हो जाएगी के, कौन बना रहा है, क्यू चार्ज बना रहा है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r² / 4 हो जाएगा ये। अच्छा, ई डैश इज इक्वल टू अगर मैं इस 4 को ऊपर भेज दूं तो ये हो जाएगा 4kq/r²। ध्यान से देखिए, ई डैश इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 4 ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ kq/r² लिख सकता हूँ। तो ई डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये 2kq/r², ये क्या है, ये ई की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2 ब्रैकेट के बाहर और ये ई की वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2e। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 2e। ठीक, एक नंबर में भी पूछा गया होगा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं, और क्वेश्चन एकदम सिंपल है, और ये भी टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। पुराने क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, पहले नए क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 नैनो कूलाम का चार्ज है, पढ़ लेते हैं इसको लाइन बाय लाइन। एक 3 नैनो कूलाम का चार्ज है जिसको इनिशियली रेस्ट में रखा गया, जो कि इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द +5 नैनो कूलाम चार्ज फिक्स्ड एट ओरिजिन। देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप समझते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपके पास एक +5 नैनो कूलाम का चार्ज है जो कि ओरिजिन पर फिक्स्ड है, ये चार्ज फिक्स्ड है। ठीक है, नाउ अभी इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा चार्ज मतलब एक चार्ज 3 नैनो कूलाम रखा गया है। ठीक है, जो कि अभी कहाँ है, रेस्ट में है। नाउ आगे क्या दिया जा रहा है, चार्ज कैपिटल Q, ये जो चार्ज है इस चार्ज को इस Q से मूव कराया जाता है ना। इस चार्ज को, चार्ज पहले कैपिटल Q क्या रखा था, ये रेस्ट में रखा था। ठीक है, और ये चार्ज इसको बोला स्मॉल q। नाउ अभी ध्यान दो, द चार्ज कैपिटल Q इज मूव्ड अवे फ्रॉम Q टू न्यू पोजीशन R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब इस चार्ज को लेट से पहले ये A पे रखा था, अभी इसको इस +3 नैनो कूलाम चार्ज को कहाँ रख दिया, B पे, और B की जो पोजीशन दी हुई है ये दी है R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पोजीशन है ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। उसने ये नहीं कहा कि इसको 5 सेंटीमीटर खिसका दी, उसने ये कहा है टू न्यू पोजीशन R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना। और जो R1 R2 जो डिस्टेंस है हमेशा फिक्स पोजीशन ओरिजिन से ही दी जाती है। तो अब आपको बताना है इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय फील्ड। देखो एक्चुअल में आपको बताना है कि फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क करा। पहली चीज आप ये बताओ, वर्क डन बाय फील्ड। देखो
कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, वहीं से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखो कि सबसे पहले जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस +3 नैनो कूलम वाले चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये जो फील्ड है ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी, ए से बी तक पहुंचाएगी, है ना। और बताओ क्या ऐसा हुआ है कि कुछ और हुआ है, ऐसा ही हुआ है। इसका मतलब फील्ड जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज पहुंचा आगे तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क है। अगर फील्ड ले जाना चाहती ऐसे और चार्ज जाता ऐसे तो मतलब नेगेटिव वर्क होता। हाँ, तो यहां पर कैसा वर्क हो रहा है, पॉजिटिव। तो यहां पर ये जो सी है ये तो आंसर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है नाउ। तो सबसे पहला काम मुझे करना है, देखो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका तो ये है कि सिंपल मुझे यहाँ पे वर्क निकालना है, वर्क निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वर्क का Q इंटू डेल्टा वी, ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो। हाँ, तो W इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपल Q V डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 मैं इसको करूंगा। क्लियर है, क्योंकि पहले पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा, बाद में पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना। तो पहले यहाँ से फिर यहाँ तक। क्लियर है, ऐसे कर सकता हूँ मैं। या फिर आप सिंपल सी बात ऐसे ध्यान रखें, W इज इक्वल टू देखो Q, V1 की वैल्यू क्या होती है। अच्छा एक मिनट एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे देखो जिस चार्ज को आप मूव कराते हैं ना उसको लिखते हैं। आपने किसको मूव कराया, कैपिटल Q को, तो कैपिटल Q आएगा बाहर। इसके बाद ध्यान से देखो V1 की जगह कौन पोटेंशियल बना रहा है, ये स्मॉल q पोटेंशियल बना रहा है। चार्ज कैपिटल Q जो 3 नैनो कूलम है इसको हमने कैपिटल Q चार्ज बोला था, कंफ्यूज मत हो जाना बस। इसके बाद V1 की वैल्यू यहाँ पे R1 पुट करेंगे और इसको के यहाँ पे Q अपॉन R2 पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q और के क्यू आ जाएगा बाहर, के क्यू आ जाएगा, ये बाहर आ गया और कैपिटल क्यू ऑलरेडी बाहर था, तो यहाँ बचा 1/R1 माइनस 1/R2। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको भी जस्ट बता ही रहा हूँ, है ना। दोनों से सेम आंसर आपका आने वाला है। W इज इक्वल टू के की जगह 9 × 10⁹। क्लियर है, इसको यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तब बन पाएगा। स्मॉल क्यू की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू की जगह हम लिखेंगे 5 नैनो कूलम। 5 नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹। इसके बाद कैपिटल क्यू की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू की जगह हम लिखेंगे 3 नैनो कूलम 10⁻⁹। 1/R1 ये वैल्यू सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, तो 15 R1 की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर माइनस इसकी वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² का डिवाइड हो जाएगा। आगे हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको मैं खिसका देता हूं यहां पे। आगे हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देखो कैंसिलेशन करेंगे किस तरीके से हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक। इसके बाद यहां से ये कैंसिल होगा, 10⁻⁷ बचेगा यहाँ पे, इतना देख लो। इसके अलावा आप देखेंगे 9 5 जा 45, तो ये मैंने लिख दिया 45 का इंटू होगा 3 से, ठीक। आगे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा 30, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो 1/30 हो गया। तो यहाँ पर देखें W इज इक्वल टू ये 45 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 10⁻⁷ लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/30 लिखा हुआ है, ठीक। ध्यान से देखें यहाँ पे 10 बचेगा, 10 जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अगर मैं आंसर से मिलाना चाहता हूं उसको तो मैं इसको एक डिजिट छोटा कर दूंगा, मतलब 4.5, मतलब एक डिजिट का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया 45 में, ठीक। तो यहाँ पे एक डिजिट का एक जीरो का इंटू करूंगा, 10⁻⁷ का जूल आ जाएगा, ठीक। तो ये वर्क डन मुझे मिल गया और इसका जो आंसर हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, डी।
लेकिन सर मैं इसको आपने कहा था कि अभी दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, तो वो मेथड कौन सा है वो भी आप मुझे बता दीजिए, है ना, क्योंकि अगर वैसा उस तरीके से मुझे करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखो हाँ, तो ये सेकंड चैप्टर में हम इसको रख सकते थे, लेकिन हम इसको फर्स्ट चैप्टर में भी मतलब सेकंड चैप्टर के ही दूसरे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, इसीलिए शायद इसको फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर लिया होगा। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें मिल रहा है, इसी क्वेश्चन को एक बार अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये 5 नैनो कूलाम का चार्ज है, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज रखा गया 3 नैनो कूलाम का, जो टोटल डिस्टेंस है R1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये 3 नैनो कूलाम का चार्ज है, 3 नैनो कूलाम का चार्ज, इसको 5 सेंटीमीटर मूव कराया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है ना, ये बस की दो पोजीशन को बताया जा रहा है। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी वर्क जो होता है, इसमें पूछ रहा है ना कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस ये बात आप याद रखो। जो वर्क डन जो होता है ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। तो देखो W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान समझना एक्चुअल में क्या है फॉर्मूला। तो सबसे पहले इन दोनों सिस्टम के बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, माइनस K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन, जब इसको मूव करा दिया दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई K2 मतलब R2। तो बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, बस K Q इंटू कैपिटल Q 1/R1 माइनस 1/R2। क्या ध्यान से देखो, क्या हमने यही केस बनाया था, यही तो बन रहा था, यही तो बन रहा था, है ना। तो चाहे जैसे भी करो आंसर आपका सेम आने वाला है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखेंगे। इसको पीछे पहुंचाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये माइनस क्यू है, ठीक, और ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ये इस तरीके जैसा डायग्राम बताया गया है वैसे रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिड वे बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज, देखो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। इस पॉइंट पे देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो सभी चार्जेस अपना अपना कितना पोटेंशियल बनाएंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्लस क्यू से अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस होगी एल, ये वाले प्लस क्यू से डिस्टेंस लेता हूँ तो ये डिस्टेंस भी होगी एल, ये माइनस क्यू से डिस्टेंस लूँगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको निकालने का सिंपल सा हमारे पास तरीका है कि भाई ये साइड 2l है, ये 2l हो गई, ठीक है, ये l हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5l, देख चेक कर लेते हैं एक बार। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5l स्क्वायर, एच इज इक्वल टू √5l, ठीक है बिल्कुल सही। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5l। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बस। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो पहला चार्ज है इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा बताओ जरा मुझे, के तो कॉमन आएगा ही, ठीक है, इन सब चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा, देखो के क्यू अपॉन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है तो अलग बात है, लेकिन पोटेंशियल में जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसके साइन आपको कंसीडर हमेशा करने ही होते हैं। हाँ नाउ देखिए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन मैटर करती है, किस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेकिन मतलब आपने देखा था कि अगर बीच में होगी तो क्या होगा, साइड में होगी तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगी, सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगी। लेकिन यहाँ पर चार्ज कहीं पे भी रखा हो, प्लस माइनस जो साइन है चार्ज कंसीडर करते हैं पोटेंशियल वाले केस में। तो प्लस क्यू कारण अगर हम देख रहे हैं तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है एल, प्लस दूसरे वाले प्लस क्यू कारण अगर हम देखें तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है एल। अच्छा, इसके बाद माइनस क्यू से अगर हम देखें दोनों ही के कारण, तो डिस्टेंस कितनी है √5L, तो माइनस के क्यू अपॉन √5L, मतलब इस क्यू का जो माइनस साइन है वो आगे आ गया, ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन √5L, ये दूसरा वाला है। अच्छा, L रूट से बाहर है तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन वॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल के क्यू अपॉन एल, तो कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा 1 + 1 माइनस 1/√5 माइनस 1/√5, ठीक है। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, ठीक, 2 माइनस कितना हो जाएगा 2/√5, 1 और 1 को ऐड कर लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया है ना, तो 2/√5 ये आ गया। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 1/√5, ठीक। क्या ये इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप इनमें से टिक कर सकते हैं। के की वैल्यू उन्होंने पुट कर दी है, कितनी, के की वैल्यू पुट कर दी है 1/4πε0, तो ये मेरे हिसाब से जो ए है ये हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है, ठीक, ये हमें करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑल्दो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन ले लिया गया है, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं है, ये टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अब फिर से जो है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको असर्शन, अच्छा ठीक, 23 अलग चीज़ है, तो 23 को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। नाउ अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस डायपोल पे क्या लगता है, तो याद रखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर बस टॉर्क लगेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, है ना, और उसका मोशन लीनियर मोशन। अगर ऐसे केस में सेम क्वेश्चन मोशन के फॉर्म में पूछा जाए तो उस डायपोल का जो मोशन होगा ये लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होंगे, लीनियर प्लस रोटेशन, रोटेशन बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। तो ये दोनों मोशन होते हैं, है ना, तो बस आपको ये याद रख लेना। अगर मोशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का मोशन कैसा होता है, तो ऐसे केस में आंसर लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन होगा, है ना। और फोर्स के फॉर्म में पूछा गया है तो यहाँ पे फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे। क्लियर है, नाउ याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें असर्शन रीजन मिल रहा है, रूल्स वही है असर्शन रीजन के जो हमने पहले पढ़े थे ABCD। देखो क्या दिया गया है कि नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, क्या सही बात है क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में बना रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कोई सोर्स होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, समझना। अब अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस डायरेक्शन में, धक्का देगा, रिपेल होगा, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, तो अलोंग द फील्ड। इसको बोलते हैं ऑपोजिट टू द फील्ड, है ना। क्या ये बात सही लिखी है क्या? तो इसका मतलब है ये पहले ही ऑप्शन इसका गलत है, असर्शन गलत है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा क्या दिया है, ऑन नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो है एक्ट कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उसमें क्या लिखा है, इसमें गलत लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा असर्शन एंड रीजन, assertion reason both are incorrect, so answer is
डी, जो गिवन ऑप्शन अभी हमने इस वीडियो में पहले देखे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आंसर डी आएगा। एक बार लेकिन चेक करना कि कहीं सीबीएसई ने ऑप्शंस चेंज तो नहीं कर दिए हैं कि भाई वैसे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं ज़रा क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिन पे चार्ज है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। पहली चीज कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज्ड है। ठीक है, यहां पर एक चीज देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं ना, यहां पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि दो चार्ज स्फीयर हैं जो कि आइडेंटिकल है, अगर दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का पोटेंशियल भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो हम पोटेंशियल को सेम नहीं मान सकते। ये ए चार्ज है, मतलब इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस थोड़ी बहुत बड़ी है, छोटी हो सकती है, तो हमने कह दिया कि इसकी रेडियस है बी, इसकी रेडियस है बी। नाउ अब ध्यान से देखें कि इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। किससे? वायर से कनेक्ट कर दिया। ये एक वायर हमने लिया, वायर, वायर कंडक्टिंग ही होगा। ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर हैं। दोनों कैसे स्फीयर है? कंडक्टिंग। तो अगर हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब हम दो वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों का जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। अगर वो दोनों वायर, दोनों जो कंडक्टर है वो मतलब कंडक्टर कह दिया तो फिर कंडक्टिंग ही हो गया है ना। अगर दो स्फीयर्स को मैं एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो उन दोनों स्फीयर्स पे चार्ज जब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता है ना। इसको सेकंड चैप्टर में क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसको बेटर होगा कि फर्स्ट चैप्टर में रखा जाए। लेकिन क्योंकि आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो इसमें सेकंड चैप्टर की जो नॉलेज है वो भी लगेगी। क्लियर? नाउ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, तो अभी क्या बताया जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेना, है ना। चलिए, तो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस। ठीक, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इनकी सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्लियर? और उनका रेशियो निकालना है। तो देखो एक्चुअल में स्फीयर की जो सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, वो सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूव करी है, ये हमने प्रूव की है। लेकिन यहां पर जो सिग्मा है ना, सिग्मा, ये सिग्मा जो है ये अलग अलग है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है नाउ? तो अभी क्या है, जब ये अलग अलग होते ना तो मैं सिंपल इन दोनों का ऐसे रेशियो निकाल लेता, लेकिन अभी क्या है, इन दोनों पे जो है चार्ज जो है वो सेम आ चुका है, या ऐसा कहूँ दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो चुका है। क्लियर है? चार्ज सेम नहीं कहूंगा मैं। ठीक ना? तो अभी आप देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसको देखो कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूं E1 बाय E2, ठीक, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है में सिग्मा 1 और ट्रांसफर होने के बाद इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 में मान लेता हूं। ठीक है, आफ्टर कनेक्शन। ठीक, आफ्टर कनेक्शन। ठीक है ना? तो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू, अगर मैं इसको देखूंगा अपॉन में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। क्योंकि किसी भी स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस, वो इतनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से पहले की सरफेस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे की सरफेस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 बाय E2 अगर मैं करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा 2। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ
तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, E1/E2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि E1/E2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1/सिग्मा 2। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो पहले पे हमने मान लिया कि चार्ज कितना होगा, पहले पे चार्ज होगा QA, ठीक है, या Q1 मान लेते हैं, Q1। तो पहले पे चार्ज हो गया Q1 अपॉन चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। पहले का एरिया कितना होगा, क्योंकि वो भी स्फीयर है, तो 4πA², ठीक है नाउ। अच्छा एक काम करते हैं, Q1 या हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो इस पे चार्ज है वो कितना मान लेते हैं, QA। क्लियर है नाउ, तो चार्ज कितना हो गया, QA। नाउ इसी तरीके से E2 की अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो दूसरे वाले स्फीयर पे लेट से चार्ज जो है वायर के को कनेक्ट करने के बाद कितना होगा, QB अपॉन सरफेस एरिया कितना होगा, स्फीयर है तो 4πB²। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे तो हमें देखने को मिलता है E1/E2 इज इक्वल टू QA, स्मॉल लिया है तो QA अपॉन 4πA² इंटू 4πB², ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा QB। क्लियर है नाउ। अभी ध्यान से देखिए, ये E1/E2 ये चल रहा है और यहाँ पे जो है कैंसल क्या हो रहा है, यहाँ से ये कैंसल हो रहा है, तो QA अपॉन QB, और यहाँ पे क्या बचा, B² अपॉन A²। क्लियर है नाउ। अभी क्या होगा कि हमें किसका रेशो चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो चाहिए, इनकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर हम ये देखें कि QA QB इसको भी अगर हम कुछ लिख सकें तो एक्चुअल में जिन बच्चों ने कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, कैपेसिटेंस, तो वो जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV। अब इसकी रेडियस अलग है तो इसकी कैपेसिटेंस हमने मान ली CA होगी और इसकी कैपेसिटेंस CB होगी, है ना, दोनों ही कैपेसिटेंस अलग अलग होती है। क्लियर, चलो देखते हैं। तो E1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, E1 की जगह मैं लिखूंगा E1/E2। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहे हैं सेकंड चैप्टर के, ध्यान रखेंगे। E1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, QA, तो QA की जगह क्या आ गया, C, देखो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो ये हो गया CA इंटू VA। क्लियर, अपॉन QB की जगह CB इंटू VB। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल जो है ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ज्वाइनिंग बाय कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल विल बिकम सेम, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बस इतना, तो V से V कट जाएगा। अभी यहां पर एक छोटा सा जो है एक स्टेप और बढ़ेगा, E1/E2। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर फॉर्मूला होता है 4πε0A अपॉन 4πε0R होता है, तो 4πε0 यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे है B² अपॉन A²। क्लियर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा E1/E2, ये A से A² कटेगा, B से B² कटेगा, तो B/A, तो जो रेशियो निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आ जाएगा, B/A। क्लियर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज समझ रहे हो, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले कोर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना, और ये आपका 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आया हुआ है, शायद जो डेट है वो अभी यहाँ पर छुप गई है। क्लियर है, ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, किस ईयर में आया है, तो इसको दो पार्ट में पूछा है सीबीएसई ने, पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब 5 नंबर में आया होगा। तो आप ये देखो, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 सीबीएसई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट यहां पर ये सेकंड पार्ट में इसके में एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो कि आपको समझना चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन ना दो पार्ट में पूछा गया, एक इसका 25 मतलब ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया, ये इसका पार्ट ए है और आगे आपको इसका पार्ट बी कराया जाएगा, है ना। तो आधे आधे जो है, एक 2 नंबर एक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में। क्लियर है ना? तो अभी आप इसको समझेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज प्लेन शीट है, एक बड़ी सी प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है इतनी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें शीट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितनी? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस ए पॉइंट पे। पहले हम इतना काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमसे इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा गया है। क्लियर है? तो हम उसको समझ लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया जा रहा है, सबसे पहले बात हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। तो आपने एक क्वेश्चन करा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, है ना, डेरिवेशन करा होगा आपने, वो कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने इस तरह का कोई डेरिवेशन करा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक साइड पे जो आती है, ये आती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन 18 पाई इंटू 10 टू द पावर -15, अपॉन में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम +2। क्लियर है? नाउ ये इसकी यूनिट बोली अभी मैंने। तो 1 अपॉन या 10 टू द पावर -15 अपॉन यहाँ पर क्या होगा 18 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10 टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। क्लियर है? आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। सॉल्व करने के बाद जो अप्रॉक्स आंसर आएगा, ये आएगा 10 टू पावर -6 न्यूटन पर कूलम। ये अप्रॉक्स है। क्लियर है? ये अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर, मतलब ये इसका अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। ना अप्रॉक्स में क्योंकि थोड़ा बहुत 0.998 ऐसा कुछ आ रहा है, इसलिए हमने जो है इसको 10 टू पावर -6 न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर शीट जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, तो चाहे वो P पॉइंट हो, चाहे Q पॉइंट हो, चाहे R पॉइंट हो, तीनों पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्लियर? अच्छा एक चीज है, यहाँ पे सर डिस्टेंस का तो यूज हुआ ही नहीं। तो पहली चीज आप समझ लें कि जो भी चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? नाउ अब इसमें पूछ रहा है कि P, Q और R इन तीनों पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन तीनों में से किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड A के जस्ट बराबर बनेगी। कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स P, Q, R। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने कंसीडर कर ली जिन पे 3 पॉइंट है P, Q, R। ये 50 सेंटीमीटर की ही दूरी पर रखे हुए हैं राइट साइड में शीट के। एट विच ऑफ दीज पॉइंट, इनमें से किस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर है, और ऐसा क्यों। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्यू पॉइंट की होगी, है ना। वैसे तो P, Q और R तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती, लेकिन क्या है कि ये शीट जो है ना, ये 10 सेंटीमीटर की जो इसकी विड्थ है ना, तो ये एक फाइनाइट शीट की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए